हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो चलिए, तो आज हम लोग देख सकते हैं सेट नंबर 6 लेकर आए हैं। और अगर आप बीपीएससी तैयारी 4 का सोशल साइंस क्लास 9 to 10 का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी इससे पहले एक से लेकर, अगर आपको हम बता दें तो एक से लेकर 5 तक का वीडियो अपलोड कर कर दिया गया है। तो जाइए आप हमारा यूट्यूब के प्लेलिस्ट में, वहाँ से जाके आप एक से लेकर 5 तक का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। और उससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले, वैसे स्टूडेंट जिनको अभी तक हमारा इस बुक का पीडीएफ नहीं मिला है तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिंक में हम टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे देंगे। वहाँ से जाके आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और वहीं पे हम प्रत्येक दिन रात में, जिस दिन अगर हम वीडियो अपलोड करना रहता है उससे एक दिन पहले 8 बजे रात में, ठीक है, 8 बजे रात में आप लोग को वीडियो भेज देंगे, पीडीएफ भेज दिया जाएगा। वहाँ से पीडीएफ को बना लीजिएगा। और अगले दिन सुबह, अगर अगले दिन सुबह की अगर हम बात करें तो कितना बजे, 10 बजे, हम बार बार आप लोग को बोलते हैं 10 बजे आप लोग रेडी रहिएगा। 10 बजे हम वीडियो को अपलोड कर देते हैं, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, तो देरी ना करते हुए हम लोग आज सेट नंबर 6 की ओर चलते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे अपना सब्जेक्ट की ओर चलेंगे। ठीक है। हिस्ट्री की ओर बहुत लोग का मैसेज आ रहा था, सर आप 40 नंबर वाला नहीं करवा रहे हैं, जो आपका यहाँ से लैंग्वेज पेपर हो गया या सामान्य अध्ययन जो हो गया वो आप नहीं करवा रहे हैं। तो एक बार आप फिर से एक बार हम आपको बोलना चाहते हैं कि 40 नंबर वाला जो है वो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट मंथ से एक ही वीडियो में पूरा बुक का ही, पूरा बुक जो आप देख रहे हैं, अगर हम आपको हम दिखा दें, देखिए ये पूरा बुक का जो है, ठीक है, ये पूरा बुक आप इसको देख रहे हैं, ये पूरा बुक का, ठीक है, अगर हम बात करें पूरा इस बुक का एक ही वीडियो में हम 40 नंबर वाला आपको एक साथ दे देंगे। 2-4 घंटा लगेगा, एक ही वीडियो में सारा चीज़ हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, देरी ना करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम लोग अपना अपना सब्जेक्ट की ओर बात कर लेते हैं। पहले चलते हैं हम अपना यहाँ पे आपका हिस्ट्री की ओर। ठीक है, तो हिस्ट्री की ओर चलते हैं, देखते हैं हिस्ट्री हमारा कहाँ पे है। हिस्ट्री से ही हम लोग शुरू करेंगे, जो भी आपका मेन पेपर होगा। चलिए, आइए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा से दिख रहा होगा। और वीडियो शुरू करने से पहले कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। ठीक है। चलिए, एक बार पहले आप लोग वीडियो को शेयर कर दिए, तब फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा सेटअप करने में टाइम लग रहा है। चलिए, तो वीडियो को शेयर कर दिए हैं आप लोग। चलिए, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, इतिहास का हम लोग 40 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। थोड़ा इसको पतला कर लेते हैं। चलिए, ठीक है। चलिए, तो देरी न करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 से शुरू करते हैं। इसमें कहा जा रहा है आपका कि हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना। हिटलर जो था जर्मनी का चांसलर कब बना था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले अगर हम आपको आंसर की बात कर ले तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1933 में। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था, 1933 में बना था। देखिए, हिटलर से कुछ पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, अब आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि जब भी अगर आप सेट का डिस्कशन देखिए तो एक कॉपी आप अलग से रखिएगा और उसमें सेट नंबर दे दीजिएगा कि सेट नंबर आपका, जैसे कि सेट नंबर दे दिए 6, और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 71 में जो भी पॉइंट हम बताएंगे तीर का निशान देके आप उसमें लिखते जाइएगा। ठीक है, तो वो अच्छा रहेगा। तो चलिए, तो इसमें देखिए, तो इसका पहले अगर हम राइट आंसर की बात कर लें तो ये इसका राइट हो जाएगा 1933। अब देखिए, हिटलर से क्या पूछता है, पहला प्रश्न आपसे पूछेगा एक राष्ट्र, हम आपको यहाँ पे लिखते जाते हैं, एक राष्ट्र, ठीक है, एक राष्ट्र एक नेता, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था, तो हिटलर ने दिया था। याद रखिए, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था, तो हिटलर ने दिया था। फिर पूछता है आपका दूसरा क्वेश्चन नंबर, याद रखिए, नाजी पार्टी, ठीक है, नाजी पार्टी की स्थापना, नाजी पार्टी की स्थापना किसने किया था। तो नाजी पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो हिटलर ने किया था। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन इसमें, और आपको क्या याद रखना है, माई कैम्फ पूछता है कभी कभी, माई कैम्फ, माई कैम्फ, या इसी को हम बोलते हैं हिंदी में मेरा संघर्ष। अगर हिंदी में बात करें तो मेरा संघर्ष। ठीक है, तो माई कैम्फ या मेरा संघर्ष नामक पुस्तक किसने लिखा था, तो
हिटलर ने लिखा था, ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और इसमें आपको बता देते हैं इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट है वही आपको बताते हैं। चलिए 1 मिनट। चलिए, तो और एक क्वेश्चन याद रखिएगा, पूछता है कभी कभी कि हिटलर का मृत्यु हुआ था या वो आत्महत्या कर लिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा हिटलर जो था, चलिए हिटलर जो था ये आत्महत्या किया था, कब किया था? तो 1945 में। हिटलर ने आत्महत्या कब किया था? तो 1945 में किया था। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि पूछता है कभी कभी कि हिटलर ने पोलैंड पे आक्रमण कब किया। हिटलर ने पोलैंड पे आक्रमण कब किया था? तो 1 सितंबर, याद रखिएगा 1 सितंबर 1939 को, 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसी के तहत द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होता है। पूछता है द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे होता है? तो जो जर्मनी जो था, हिटलर जर्मनी का रहने वाला था, तो जर्मनी जो था पोलैंड पे आक्रमण कर दिया। मतलब हिटलर जो था वो पोलैंड पे आक्रमण कब कर दिया था, कब किया था? तो 1 सितंबर 1939 को कर दिया था। ठीक है, तब जाकर द्वितीय विश्व युद्ध की आपका शुरुआत हो गया था। चलिए पहला प्रश्न हो गया, तो इसका राइट आंसर आप लोग को पहले भी बता चुके हैं। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1 मिनट, ऑप्शन नंबर आपका बी। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 72। में क्या कह रहा है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको एकदम आप वीवीआई में रखिएगा। ठीक है, और इसमें कुछ फैक्ट है जो आपको हम बताते हैं, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए तो बात करते हैं भूदान आंदोलन। तो देखिए सबसे पहले याद रखिएगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या है वो आपको हम बता देते हैं। देखिए तो सबसे पहले यहाँ से इंपॉर्टेंट, भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो विनोबा भावे ने किए थे। ठीक है, कब किए थे ये इंपॉर्टेंट है, पहले पूछता है कि कब किए थे? तो 1951 में किए थे। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? विनोबा भावे ने किया था। कब किए थे? तो 1951 में किए थे। फिर पूछ लिया जाएगा कि किस राज्य में किए थे, तो राज्य का नाम क्या था? तो आंध्र प्रदेश। जब 1951 में शुरू हुआ था, उसमें किस राज्य में शुरू हुआ था? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, याद रखिए क्या, कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश में। अब जो है ना भूदान आंदोलन जो आंध्र प्रदेश शुरू हुआ था, वर्तमान अगर पूछ लेगा वर्तमान में कहाँ, तो तेलंगाना। ये भी याद रखिएगा क्योंकि हो सके आपको वर्तमान कभी को भी पूछ लिया जाएगा, तो तेलंगाना में। ठीक है, चलिए वहीं अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, 1 मिनट आइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जयप्रकाश नारायण के बारे में, जयप्रकाश नारायण, इनके बारे में याद रखिए, पूछता है। ठीक है, कि जयप्रकाश नारायण कहाँ से, किस जेल से भाग गए थे? तो आपको याद होगा हजारीबाग जेल से। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जो थे वो हजारीबाग जेल से कब भागे थे? ठीक है, तो हजारीबाग जेल से वो 9 नवंबर को, याद रखिए हजारीबाग जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से 9 नवंबर 1942 को भागे थे। ठीक है, अब भाग के कहाँ गए थे? तो नेपाल के जंगल में वो जाकर वहाँ पे एक क्रांतिकारी संगठन की ओथी करते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। अगर और हम बात कर ले यहाँ पे, अगर 1 मिनट, चलिए अगर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं विनोबा भावे के बारे में, तो यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है विनोबा भावे से, याद रखिएगा। पहला प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत, ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुआ था? तो आपको याद रखना है व्यक्तिगत सत्याग्रह की जो शुरुआत था वो आपका 1940 में हुआ था। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुआ था? 1940 में हुआ था। अब यहाँ से एक क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाएगा आपसे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत जो हुआ था, इसमें प्रथम व्यक्ति कौन थे? कौन? तो प्रथम व्यक्ति, ठीक है 1 मिनट, चलिए तो प्रथम व्यक्ति की अगर हम बात कर ले तो पहला स्थान पे प्रथम व्यक्ति कौन थे व्यक्तिगत सत्याग्रह जो थे, इस प्रथम व्यक्ति कौन थे जो गिरफ्तार हुए थे? तो विनोबा भावे। ठीक है, प्रथम व्यक्ति आपका विनोबा भावे थे जो व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान ये आपका गिरफ्तार हुए थे। ठीक है, फिर पूछता है कि गिरफ्तार होने में दूसरे व्यक्ति कौन थे? तो दूसरे नंबर पे व्यक्ति कौन थे जो गिरफ्तार हुए थे? याद रखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, चलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे दूसरे व्यक्ति थे जो सत्याग्रह से जो आपका गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, अब तीसरे व्यक्ति की अगर हम बात कर लें, तीसरे व्यक्ति कौन थे ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरे व्यक्ति कौन थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया था? तो याद रखिए ब्रह्मदत्त। तीसरे व्यक्ति में कौन आते हैं? तो ब्रह्मदत्त आ जाते हैं। ठीक है, देखिए कैसे पूछे या कैसे, बहुत बड़ा सवाल है, पूछता कैसे है। डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान, ठीक है, गिरफ्तार किया गया प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे व्यक्ति कौन थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान तीसरे व्यक्ति कौन थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया था? तो ब्रह्मदत्त। ठीक है, इतना याद रखिएगा आप लोग व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में। यहाँ से 3 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन आपको प्रथम द्वितीय तीसरे, और कब हुआ था? तो 1940 में हुआ था, ये आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, चलिए और कुछ इनको इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर आपका 72 आइए।
72 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 को चलते हैं। थोड़ा सा देखिए आज हम सिस्टम थोड़ा चेंज हुआ है, इसलिए हमको इधर उधर करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं सिस्टम कैसे कैसे है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 73 क्यों चलते हैं। 73 में प्रश्न क्या कहता है, देखिए भारतीय राष्ट्रीय सेना जिसे हम आज़ाद हिंद फौज बोलते हैं, ठीक है, ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया था। ठीक है, तो किसके विरुद्ध युद्ध किया था, तो इसका पहले राइट आंसर आप देख लीजिए, ये ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध किया था। ठीक है, चलिए वहीं पे अगर हम बात करते हैं आज़ाद हिंद फौज के बारे में, यहाँ से एक दो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका। पहला प्रश्न पूछता है कि आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना था ये कब हुआ था, तो इसकी स्थापना याद रखिएगा 1942 में हुआ था। ठीक है, अब इसके जो स्थापना 1942 में किसने किया था, संस्थापक कौन थे, डायरेक्ट एक लाइन पूछ लिया जाएगा, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक याद रखिए, संस्थापक कौन थे पूछेगा तो रास बिहारी बोस, याद रखिए रास बिहारी। ठीक है, रास बिहारी बोस इसके संस्थापक थे। ठीक है, किसके, तो आज़ाद हिंद फौज का। और जब भी अगर पूछ ले, यहाँ पे थोड़ा सा हम कलर को चेंज करके आपको बता देते हैं कि जब बात करेगा यहाँ पे आज़ाद हिंद सरकार, किसकी, आज़ाद हिंद सरकार का। ठीक है, आज़ाद हिंद सरकार जब पूछेगा, क्वेश्चन में खाली थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिए 1943 में हुआ था। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना पूछे तो 1943 में हुआ था। कि इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस, इसके संस्थापक कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, याद रखिएगा इसके संस्थापक कौन थे, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में हुआ था। किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, चलिए तो दो क्वेश्चन यहाँ से ये निकल के आ गया आपका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, थोड़ा सा इसमें चलिए इसको साफ करना पड़ेगा ना। आइए क्वेश्चन नंबर 74 क्यों चलते हैं। देखिए आज थोड़ा सा सिस्टम को हमको समझने में टाइम लग रहा है। ठीक है, खैर ऐसे इतना टाइम नहीं लगेगा आपका। आइए क्वेश्चन नंबर 74 क्या बोलता है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टिप्पू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी। तो कौन सी संधि किया था टिप्पू सुल्तान जो था अंग्रेजों के साथ, तो इसका पहले राइट आंसर की बात कर ले तो यह हो जाएगा आपका श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि जो था टिप्पू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ किया था। अब देखिए यहाँ से प्रश्न क्या पूछेगा, सबसे पहला प्रश्न पूछेगा श्रीरंगपट्टनम की संधि जो था ये आपका कब हुआ था, पहला प्रश्न आपका यही बनता है। तो ये कब हुआ था, ये आपका 1792 में हुआ था, याद रखिएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुआ था, तो 1792 में हुआ था। यहाँ से एक क्वेश्चन हो गया। अब देखिए यहाँ से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हम बताना चाहते हैं, याद यहाँ पे थोड़ा कलर को चेंज कर देते हैं। देखिए सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में आप लोग याद रखना। ठीक है, पूछता क्या है कि प्रथम आंग्ल, ठीक है प्रथम, यहाँ पे लिखने की कोशिश कर देते हैं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था, याद रखिएगा। तो अगर हम बात कर ले कब हुआ था तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये जो है था आपका 1767 से लेकर 1769 के बीच हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ था, तो 1767 से लेकर 1769 के बीच में हुआ था। ठीक है, चलिए वहीं अगर हम बात करते हैं दूसरा वाला द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये कब हुआ था, तो याद रखिए ये आपका 1780 से लेकर 1784 के बीच हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो 1780 से लेकर 1784 के बीच में हुआ था। ठीक है, चलिए वहीं अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में, कभी कभी ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा आपका तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध तो 1790 से लेके 1792 के बीच में हुआ था। ठीक है, अब इसी तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के तहत ही टिप्पू सुल्तान जो था अंग्रेजों के साथ संधि किया था। तो किस संधि, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि किया था। ठीक है, कब किया था, तो 1792 में। यहाँ से ये पॉइंट हो गया आपका क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं और इसमें अब क्या क्या बात आप इंपॉर्टेंट है आपको बता दें। देखिए संधि की बात करें आपको तो इंपॉर्टेंट होता है संधि, हमेशा आपसे कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम संधि की बात करें तो पहला नंबर पे, ठीक है, आपको याद रखना पुरंदर की संधि, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम संधि की बात कर रहे हैं तो पुरंदर की संधि ये कब हुआ था, पुरंदर की संधि। ठीक है, तो पुरंदर की संधि कब हुआ था, तो याद रखिए 1665 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो बात आपको अभी बताने जा रहे हैं ये सब याद रखिएगा। दूसरे नंबर पे याद रखिएगा सालबाई की संधि, कभी कभी पूछ लिया जाएगा सालबाई की संधि कब हुआ था। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, सालबाई की संधि जो था ये आपका 1782 में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए तीसरा नंबर पे थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, नहीं तो फिर एक ही जैसा लगेगा। आइए तीसरा नंबर की अगर हम बात करें तो तीसरा नंबर पे कौन सी संधि याद रखना आपको, पूना की संधि। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूना की संधि। तो पूना की संधि कब हुआ था, ठीक है, तो 1817 में हुआ था।
पूना की संधि कब हुआ था? तो 1817 में हुआ था। चौथा नंबर पे याद रखना है लाहौर की संधि। ठीक है, लाहौर से याद है राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी। ठीक है, लाहौर की संधि कब हुआ था? तो 1846 में हुआ था। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। पांचवा नंबर पे एक और संधि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछता है अमृतसर की संधि। अमृतसर, अमृतसर की संधि कब हुआ था? ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। 1809 में हुआ था। तो ये कुछ 5 संधि जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसको आप रखिएगा। ठीक है, इसको आपको, चलिए ये जो 5 संधि बताए आपका, पहला पुरंदर की संधि कब हुआ था? तो 1665 में हुआ था। सलबाई की संधि कब हुआ था? तो 1782 में हुआ था। पूना की संधि कब हुआ था? तो 1817 में हुआ था। लाहौर की संधि पूछे तो 1846 में हुआ था। और अमृतसर की संधि की बात करेगा तो 1809 में हुआ था। ये 5 संधियाँ आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग कहीं लिख लीजिएगा। पहले ही बोले थे कॉपी लेके बैठिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको लिखना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आइए 1 मिनट। चलिए, तो 73 हो गया। क्वेश्चन नंबर 74, 74 भी हो गया आप लोग का। क्वेश्चन नंबर 75 की चलते हैं। देखिए पहले भी बोल चुके हैं, आज सिस्टम थोड़ा चेंज हुआ है तो हमको भी थोड़ा समझने में टाइम लग रहा है। खैर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 75 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए 75 नंबर प्रश्न कहता है कि विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, तो विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखिएगा ये आपका तुंगभद्रा नदी के तट पर है। अब तुंगभद्रा नदी किस राज्य में, अगर पूछ दे कभी कभी पूछ लिया जाएगा, या विजयनगर किस राज्य में है, तो याद रखिएगा कर्नाटक में। ठीक है, कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, 76 में क्या बोलता है, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण जो था वो किस वर्ष हुआ था? अच्छा चलिए थोड़ा सा और अगर हम देख लें यहाँ पे विजयनगर के बारे में बात कर लेते हैं। रुक जाइए, आइए देखिए विजयनगर के बारे में 2-4 फैक्ट है जो आप लोग का इंपॉर्टेंट है। विजयनगर, यहाँ से पूछता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा हरिहर। ठीक है, हरिहर और, सॉरी, चलिए हरिहर और बुक्का ने। ठीक है, हरिहर और बुक्का ने किया था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने किया था। कब किया था ये भी याद रखिए, 1336 में किया था। ठीक है, हरिहर बुक्का किया था, कब किया था? 1336 में किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए अगला प्रश्न आपका 76 नंबर, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण जो था ये किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1871 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 77, 77 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए 77 में है कि अफीम युद्ध किन के बीच लड़े गए थे? देखिए अफीम युद्ध 2 गो हुआ था। ठीक है, और दोनों जो था एक ही देश के साथ, याद रखिएगा। इसका पहले आंसर देख लिया। अफीम युद्ध था, प्रथम अफीम युद्ध की अगर बात करें तो ये आपका ब्रिटेन और चीन के बीच में लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है। अब प्रथम पूछे यहाँ, तो यहाँ पूछा नहीं कि प्रथम और द्वितीय, आपको याद रखना प्रथम अफीम युद्ध। ठीक है, प्रथम अफीम युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो 1839 से लेकर 1839 से लेकर 1842 तक आपका प्रथम अफीम युद्ध हुआ था। अगर हम बात कर ले यहाँ पे द्वितीय अफीम युद्ध, ठीक है, द्वितीय अफीम युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो 1856 से लेकर 1860 तक आपका द्वितीय अफीम युद्ध हुआ था। और दोनों जो था ये ब्रिटेन और चीन के बीच में हुआ था। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। प्रथम अफीम युद्ध आपका 1839 से 42 के बीच ब्रिटेन के बीच और ब्रिटेन और चीन के बीच हुआ था। द्वितीय अफीम युद्ध आपका 1856 से 1860 के बीच किसके बीच हुआ था? तो ब्रिटेन और चीन के बीच हुआ था। ठीक है, ये दोनों आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, 78 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए 78 नंबर प्रश्न है आपका यहाँ पे कि छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न में से किसको भेजा था? ठीक है, तो शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजा जयसिंह को भेजा था। ठीक है, शिवाजी ने किसको भेजा था? तो राजा जयसिंह को भेजा था। चलिए अगर यहाँ पे हम बात कर ले राजा जयसिंह के बारे में, तो राजा जयसिंह के बारे में एक कथन है, याद रखिएगा इनका एक कथन है। कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि ये किसका कथन है या किसने कहा था। ठीक है, क्या कि मैं, राजा जयसिंह बोलते हैं कि मैं शिवा को बंदी बना लूंगा। राजा जयसिंह क्या बोले थे कि मैं शिवा को, शिवा बोले मतलब कि शिवाजी को, मैं शिवा को बंदी बना लूंगा। ये किसका कथन है? तो राजा जयसिंह का कथन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए वहीं पे अगर हम बात कर ले यहाँ पे, थोड़ा सा इसको पहले साफ कर लेते हैं और ठीक है, चलिए पहले इसका आंसर ही हो जाएगा। बात कर ले पे यहाँ पे हम राजा जसवंत, ठीक है, राजा जसवंत सिंह के बारे में। तो देखिए यहाँ से क्या पूछता है, यहाँ से पूछेगा एक क्वेश्चन पूछा जाता है दारा सिको। ठीक है, दारा सिको
ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दारा सिकोह का, ठीक है, प्रधान, दारा सिकोह का प्रधान सेनापति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बता रहे कैसे पूछे, प्रधान सेनापति कौन था, ठीक है, दारा सिकोह का प्रधान सेनापति कौन था, तो याद रखिएगा राजा जसवंत सिंह। अब ऐसा क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आपको पूछा हुआ था टीआर 2 और टीआर 3 में भी कि हर्षवर्धन का प्रधान सेनापति कौन था, तो भंडी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 9th-10th के लिए, इसीलिए बता रहे हैं कि जब भी अगर क्वेश्चन घुमा के पूछ दें तो दारा सिकोह का प्रधान सेनापति कौन था, तो राजा जसवंत सिंह। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 78 हो गया। अब हम लोग को चलते हैं क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा अगर यहाँ पे हम बात करें राजा भगवान दास के बारे में, देखिए यहाँ से थोड़ा साफ कर लेते हैं, देखिए ये फिर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है, यहाँ से। चलिए यहाँ अगर हम बात करें राजा भगवान दास के बारे में, तो इनसे क्या पूछा जाता है, ठीक है, पूछता है कि राजा भगवान दास कि अकबर का सूबेदार का जो पद था, अकबर ने सूबेदार का पद किसको दिया था, अकबर ने सूबेदार का पद पर किसे नियुक्त किया था, या सूबेदार का पद किसको दिया था, तो भगवान दास को अकबर ने सूबेदार का पद, याद रखिएगा, अकबर ने सूबेदार का पद किसको दिया था, तो भगवान दास को दिया था, ठीक है। या इसको उल्टा पलटा भी करके पूछ लेगा कि अकबर ने भगवान दास को कौन सा पद पर नियुक्त किया था, तो सूबेदार के पद पर नियुक्त किया था। ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 79 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए 79 नंबर प्रश्न है आपका, यहाँ पे कहा जा रहा है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, ठीक है, तो कहाँ हुआ था, तो इसका पहले राइट आंसर आपको बता दें, तो ये आपका ब्रिटेन में हुआ था, ठीक है। अब कहाँ हुआ था ये तो याद है, लेकिन कब पूछ दे कब हुआ था, ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो था आपका 1838 में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन जो था इंग्लैंड ब्रिटेन में हुआ था, कब हुआ था, 1838 में हुआ था। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था, चार्टिस्ट आंदोलन होने का उद्देश्य अगर कभी पूछ ले तो घबराना नहीं, इसका उद्देश्य क्या था, तो याद रखिएगा वयस्क मताधिकार प्राप्त करना, ठीक है, वयस्क मताधिकार प्राप्त करना। और कहा जाता है जिसके तहत चार्टिस्ट आंदोलन जो था ये मजदूरों के द्वारा शुरू किया गया था, ये भी याद रखिएगा कि चार्टिस्ट आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो मजदूरों के द्वारा शुरू किया गया था, जिसके तहत इसका उद्देश्य था महिलाओं को ब्रिटेन में मताधिकार प्राप्त हो, जिसके वजह से ये आपको याद होगा, ठीक है, 1828 बोल रहे हैं, एक मिनट, चलिए, तो इसमें जो था आपका 1928 में, ठीक है, 1928 में महिलाओं को ब्रिटेन में वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था, ठीक है, कब, तो 1928 में। कभी कोई पूछ लिया जाएगा कि महिलाओं को ब्रिटेन में वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था, तो 1928 में हुआ था, ये फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन आप पूछता है फ्रांस में, कभी कभी आपको पूछ लेगा कि फ्रांस में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था, फ्रांस में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था, 1946 में, ठीक है। ब्रिटेन में पूछेगा महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1928 में, फ्रांस में पूछेगा महिलाओं को वोट देने का अधिकार तो 1946 में, ठीक है। चलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, तो ब्रिटेन में 1838 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 80 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए 80 नंबर प्रश्न आपका है, यहाँ पे कह रहा है कि 1940 से 1945 के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, तो 1940 से 1945 दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिए मौलाना आज़ाद, कौन थे, तो मौलाना आज़ाद थे। ऑप्शन 1 आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कहाँ पे, तो रामगढ़, याद रखिएगा कहाँ की अध्यक्षता की किए थे, तो रामगढ़ का किए थे। अब देखिए यहाँ से 2-4 पॉइंट और याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछने के पीछे इसका रीजन क्या था उसको समझिएगा। चलिए तो यहाँ से देखिए सबसे पहले इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मौलाना आज़ाद। अब देखिए यहाँ से आपका पूछता है ना कि बिहार में 3 गो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मतलब कि अधिवेशन हुआ था, कब और कहाँ कहाँ, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो था आपका बिहार में 3 गो अधिवेशन हुआ था, जिसमें पहला अधिवेशन जो था आपका कहाँ हुआ था, तो 1912 में, याद रखिए 1912 में कहाँ हुआ था, तो बांकीपुर, ठीक है, बांकीपुर। अब इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, ठीक है, तो याद रखिए RN कौन किए थे, तो RN माधोलकर किए थे, RN माधोलकर इसकी अध्यक्षता किए थे, ठीक है। वहीं अगर हम बात कर ले थोड़ा सा यहाँ पे, ये आपका 1912 में हुआ था बांकीपुर में। अगला अगर हम बात करें तो दूसरा कब हुआ था, याद रखिएगा यहीं पे, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं दूसरा जो था आपका 1922 में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था, तो गया में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो CR दास बोलने का मतलब चित्तरंजन दास बोलने का मतलब देशबंधु, ठीक है।
सी आर दास मतलब चित्तरंजन दास, और चित्तरंजन दास को हम लोग देशबंधु के नाम से भी जानते थे। ठीक है, कब कब हुआ था? तो ये आपका 1922 में हुआ था, गया में हुआ था। बिहार में 3 अधिवेशन, पहला 1912 बांकीपुर, इसके अध्यक्षता आर एन माधोलकर ने किया था। दूसरा 1922 में गया अधिवेशन में हुआ था, जिसका अध्यक्षता आपका चित्तरंजन दास ने किया था। और तीसरा जो था, तीसरा की अगर हम बात कर लें तो तीसरा याद रखिएगा, यही जो तीसरा जो था आपका बाकी सॉरी मौलाना आजाद के द्वारा किया गया था। कहाँ पे? तो रामगढ़। ठीक है, रामगढ़ में। और कब किया गया था? तो याद रखिएगा तीसरा भी इसी का जो डेट है आपका 1942 में। ठीक है, 1940-42 देता है, 1942 में आपका तीसरा किया गया था। ये तीनों पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, 81 में क्या है आइए देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 81, इसमें आपको मिलान करना है। ठीक है, चलिए इसको मिलान करके देखते हैं क्या सही है क्या नहीं। तो पहला आपका क्या बोलता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला फास्टिटवाद, इसके किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए का, किस में चला जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका मुसोलिनी। ठीक है, चलिए प्रजातंत्र, तो प्रजातंत्र ये हो जाएगा आपका वुड्रो विल्सन। इसके बाद नातीस्वाद, तो नातीस्वाद हो जाएगा आपका किस में चला जाएगा? एडोल्फ हिटलर में। अब अगला है आपका समाजवाद, तो समाजवाद किस में चला जाएगा? तो ये एक लास्ट बचा आपका लेनिन। ठीक है, तो इसके अनुसार आप देख लीजिए आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला का 3, तो 1 का 3 इसी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वुड्रो विल्सन से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पूछता है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो वुड्रो विल्सन थे। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो वुड्रो विल्सन थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। चलिए 82 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं आप। आइए इसमें क्या कहा जा रहा है कि फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। देखिए फिलाडेल्फिया का एक प्रथम सम्मेलन भी हुआ था और द्वितीय सम्मेलन भी हुआ था। यहाँ पे आपसे प्रथम पूछ रहा था, प्रथम सम्मेलन जो था ये आपका यहाँ पे बाय डेट आपको हम लिख देते हैं। ठीक है, 5 सितंबर, पहला जो हुआ था आपका 5 सितंबर। 1 मिनट, चलिए पहला कब हुआ था तो याद रखिएगा, पहला जो था आपका 5 सितंबर। क्या प्रॉब्लम है, आइए चलिए कहाँ पे हुआ था? तो 5 सितंबर। ठीक है, 5 सितंबर 1774 में हुआ था आपका प्रथम। और जब द्वितीय सम्मेलन की बात करें, ठीक है, कि फिलाडेल्फिया का द्वितीय सम्मेलन कब हुआ था, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिए 4 जुलाई। ठीक है, कब हुआ था? तो 4 जुलाई को, 4 जुलाई 1776 को हुआ था। फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन 5 सितंबर 1774, द्वितीय सम्मेलन फिलाडेल्फिया का तो 4 जुलाई 1776 को हुआ था। ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना थी, तो कौन सी प्रथम घटना थी? तो याद रखिएगा सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, ये प्रथम आपकी घटना थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में आप लोग को मिलान करना, आइए मिलान करते हैं। पहला आपका बॉम्बे क्रॉनिकल, ये क्या हो जाएगा? तो इसका कौन थे यहाँ देखिए प्रारंभ करने वाला व्यक्ति थे, इस समाचार पत्र है, इसको किसने प्रारंभ किया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह मेहता। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 3 में चला जाएगा। कॉमनवेल्थ जो समाचार पत्र है इसका प्रारंभ करने वाला कौन थे? तो ये आप सबको पता है, एनी बेसेंट। ठीक है, कॉमनवेल्थ कौन हो जाएगा? तो एनी बेसेंट हो जाएगा। अगला आपका लीडर, तो लीडर समाचार पत्र को किसने प्रारंभ किया था? तो ये क्या हो जाएगा? तो मदन मोहन मालवीय। लीडर समाचार पत्र को किसने प्रारंभ किया था? तो मदन मोहन मालवीय ने। सर्च लाइट, तो सर्च लाइट किसने प्रारंभ किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम वीवीआई के, इसको लिख लीजिए। ठीक है, कभी भी पूछे कि बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र की शुरुआत किसने किया था? तो फिरोज शाह मेहता ने किया था। कॉमनवेल्थ तो एनी बेसेंट हो जाएंगे। लीडर, तो लीडर समाचार पत्र की प्रकाशन किसने किया था? मदन मोहन मालवीय। सर्च लाइट बोलेगा सच्चिदानंद। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। 85 में क्या कहता है आइए देखते हैं। ये भी आपका मिलान करने वाला है, चलिए मिलान करते हैं। देखिए पहला आपका कांग्रेस का संपूर्ण, ठीक है, स्वाधीनता प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो कांग्रेस का संपूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव जो ये कब हुआ था आपका? तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा आपका 31 दिसंबर 1929, यानी कि पहला का हो जाएगा, याद रखिएगा 31 दिसंबर 1929 में ये प्रस्ताव को पास किया गया था। पूर्ण स्वराज, तो पूर्ण स्वराज कब हुआ था? तो ये देख लीजिए आप लोग। ठीक है, आइए अगर हम बात करें पूर्ण स्वराज का, तो पूर्ण स्वराज हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1930। ठीक है,
चलिए, ये हो गया। दूसरा नंबर पे है पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता है। दांडी मार्च की बात करें तो 12 मार्च 1930, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन याद रखिएगा सितंबर 1931। ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलिए, देखिए अगर हम बात करें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में, ठीक है, तो कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, ये भी आपको याद रखना। तो बाय डेट याद रखिएगा, जब पूछेगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो याद रखिएगा आप लोग 12 नवंबर, ठीक है, 12 नवंबर, आइए, 12 नवंबर, ठीक है, 12 नवंबर 1930 में हुआ था। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय पूछेगा तो सितंबर 1931, तो द्वितीय होंगे आपका। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अगर तृतीय की बात कर रहे हैं तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो यहाँ पे आपका हम तीसरा लिख देते हैं, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, ये कब हुआ था, तो ये आपका 17 नवंबर, कब हुआ था, 17 नवंबर 1932 को हुआ था। ठीक है, देखिए फिर से एक बार, प्रथम गोलमेज सम्मेलन पूछेगा तो 12 नवंबर 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यहाँ पे दिया हुआ आपका सितंबर 1931, तृतीय गोलमेज सम्मेलन तो 17 नवंबर 1932। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इस हिसाब से देख लीजिए, तो इसमें अगर हम मिलान कर दें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला का क्या हो गया, पहला का बी, तो पहला का बी किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 क्यों चलते हैं। 86 में प्रश्न क्या कहता है, देखिए 86 में प्रश्न है गेस्टापो क्या था, तो गेस्टापो क्या था, तो ये कि आपका ये गुप्तचर पुलिस दल था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, गुप्तचर पुलिस दल की स्थापना किसने किया था, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाएगा। तो हिटलर, किसने किया था, तो हिटलर ने किया था, याद रखिएगा। गुप्तचर पुलिस दल की स्थापना हिटलर के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 87 क्यों चलते हैं। 87 प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक क्रांति का व्यवहार नहीं क्रांति कारण नहीं था, मतलब औद्योगिक क्रांति का कारण कौन नहीं था, ये पूछा जा रहा है। तो कौन नहीं था, तो धर्म सुधार आंदोलन नहीं था, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 क्यों चलता है। 88 प्रश्न क्या कहता है, देखिए 88 में कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल के संदर्भ में इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, तो इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। आपको पता है साइमन कमीशन का नियुक्ति अगर पूछेगा, नियुक्ति कब हुआ था या घोषणा कब हुआ था, तो याद रखिएगा इसके घोषणा की हम बात कर लें। ठीक है, तो घोषणा इसका जो था 8 नवंबर, ठीक है, 8 नवंबर 1927 को घोषणा हुआ था। और भारत आगमन, अगर हम पूछे भारत आगमन कब हुआ था साइमन कमीशन का, तो 3 फरवरी 1928 को इन लोग का भारत आगमन हुआ था, किसका, साइमन कमीशन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 में प्रश्न क्या कहता है, आइए देखते हैं। देखिए 89 प्रश्न आपको मिलान करना है, चलिए मिलान करते हैं। पहला है आपका क्या, यहाँ पे देख लीजिए सूची कहा जा रहा है। पहला है बादशाह मस्जिद लाहौर, ठीक है, इसके निर्माणकर्ता कौन थे, तो बादशाह मस्जिद लाहौर का निर्माणकर्ता कौन थे, तो ये हो जाएगा आपका औरंगजेब। अगला है एतमादौला का मकबरा, ये कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा आपका किसने बनाया था, तो नूरजहां ने बनवाया था। बुलंद दरवाज़ा आपको पता है, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने करवाया था। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कब करवाया था, तो 1572 में करवाया था, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए मोती मस्जिद आगरा, तो मोती मस्जिद जो आगरा में किसका निर्माण किसने करवाया था, तो ये याद रखिएगा शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, किसने करवाया था, तो सर शाहजहां ने करवाया था। एक बार फिर से आपको बता दें, ठीक है, तो देख लीजिए बादशाह मस्जिद लाहौर का निर्माण कौन करता कौन थे, औरंगजेब। एतमादौला का मकबरा कहाँ है, किसने बनवाया था, तो नूरजहां ने बनाया था। बुलंद दरवाज़ा अकबर, मोती मस्जिद आगरा में तो शाहजहां ने। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 की ओर चलते हैं। 90 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए 90 नंबर प्रश्न है आपका, यहाँ पे कहा जा रहा है कि रूस के किस शासकों को मुक्तिदाता जार कहा जाता है। ठीक है, तो किसको कहा जाता है, 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 90 का आपका राइट आंसर हो जाएगा जार निकोलस द्वितीय को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, हड़प्पा सभ्यता का वह पूरा स्थल जहां दुर्ग तथा नगर दोनों अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए थे, कौन हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगन। ठीक है, और इसके बारे में आपको पहले ही बता चुके हैं कालीबंगन के बारे में। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिए काली चूड़ियाँ। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला। ठीक है, कालीबंगा जो था किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो घाघर नदी के किनारे। हड़प्पा बोलेगा तो रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो बोलेगा तो सिंधु नदी के किनारे। इसे याद रखिएगा। हड़प्पा का अगर हम बात कर ले यहाँ पे थोड़ा सा हड़प्पा के बारे में, ठीक है, तो हड़प्पा से पूछता है हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन थे, तो सॉरी क्या नाम था उनका, दयाराम साहनी। ठीक है, याद रखिएगा दयाराम साहनी
ठीक है, ये 1921 में हुआ था, इसकी खोज उत्खननकर्ता मोहनजोदड़ो का पूछे तो रखालदास बनर्जी 1922 में। ये सब क्वेश्चन आपको हमेशा बताते हैं, आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। 92 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए 92 नंबर प्रश्न क्यों चलते हैं। 92 नंबर प्रश्न क्या है, कहा जा रहा है गवर्नर जनरल की एक एजुकेटिव काउंसिलिंग की पूर्ण सदस्यता विदेश सदस्य को प्रदान की गई थी, ठीक है। तो कब किया गया था, तो याद रखिए 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। 93 नंबर प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। एक तरफ आपका दिया हुआ साहित्यिक कृति, अब एक तरफ व्यक्ति, किससे संबंधित है, ठीक है। तो चलिए पहला है दिन मित्र। तो दिन मित्र के नाम से हम किसे जानते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका एक का, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका मुकुंद राव पाटिल, ठीक है। दिन मित्र पूछे तो मुकुंद राव पाटिल। अगला देखते हैं, अगला में क्या है आपका मार्तंड वर्मा। तो मार्तंड वर्मा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सीवी रमन पिल्लई। ऑप्शन नंबर आपका ई में चला जाएगा। न्यू इंडिया, तो न्यू इंडिया किनका था, तो ये तो आपको पता ही होगा। न्यू इंडिया बोलेगा तो बिपिन चंद्र पाल हो जाएगा। और निबंध माला ये हो जाएगा आपका एक लास्ट बचा हुआ यहाँ पे विष्णु कृष्ण चिपलुंकर, ठीक है। तो इस हिसाब से देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 74। 74 में क्या कहा जा रहा है, देखिए यूरोप का प्रसिद्ध क्रीमिया युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था, ठीक है। तो किस वर्ष शुरू हुआ था यहाँ पूछ रहा है, ठीक है। तो शुरू हुआ था 1853 में, और जो कब तक चला था, तो यह 1856 में हुआ था, ठीक है। मतलब वहाँ तक चला था। तो क्रीमिया युद्ध कब से कब तक चला, तो 1853 से लेकर 1856 तक चला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है यहाँ पे, किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। मतलब अशोक जो था उसने स्वयं को मगध का सम्राट किस अभिलेख में बताया था, तो भाब्रू अभिलेख में बताया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भाब्रू अभिलेख राजस्थान के विराटपुर से लिया गया है। जब पूछे कि यहाँ पे अगर, और एक बात यहाँ पे, एक मिनट, चलिए इसको पहले थोड़ा साफ कर लेते हैं। आइए चलिए यहाँ से देखिए इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं गिरनार शिलालेख के बारे में। तो गिरनार शिलालेख से संबंधित व्यक्ति कौन है, तो याद रखिएगा रुद्र दमन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा रुद्र दमन, ठीक है। और वहीं अगर हम एरन अभिलेख की बात करें तो एरन अभिलेख से संबंधित व्यक्ति कौन है, तो भानुगुप्त। कौन है, तो भानुगुप्त हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा और भी यहाँ पे है, कभी कभी पूछ लिया जाएगा एहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है, तो पुलकेशियन द्वितीय से। एहोल अभिलेख का संबंध किससे है, तो पुलकेशियन द्वितीय से है। मंदसौर अभिलेख का संबंध किससे है, तो यशोवर्मन से, ठीक है। ये सब 4-5 पॉइंट आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते, क्वेश्चन नंबर 96। 96 में क्या है, आइए देखते हैं। देखिए 96 नंबर प्रश्न आपका क्या कहता है कि 1935 का भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित था। तो 1935 का भारत सरकार का अधिनियम जो था ये किस निर्णय से संबंधित था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 96 का, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रांतीय स्वायत्तता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका मुंगेर के बढ़ीताला विरोध का उद्देश्य क्या था, तो क्या इसका उद्देश्य था, तो बकासत भूमि की वापसी की मांग। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो देखिए यहाँ पे आपका 98 नंबर कि वर्ष 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, ठीक है। तो किसने किया था, तो 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डीके कर्वे ने किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 99, कहता है कि 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए किस आयोग का गठन किया था। तो कौन सा आयोग का गठन किया गया था, तो पीला आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 की चलते हैं। 100 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आइए देखते हैं। कहा जा रहा है कि पंजाब में कुक्का आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था। देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन निकल के आएगा। पहला कि कुक्का आंदोलन कहाँ हुआ था, तो पंजाब में हुआ था, याद रखना है। कुक्का आंदोलन कहाँ हुआ था, तो पंजाब में हुआ था। अब इसका उद्देश्य की बात कर रहा है, इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य जो था, शुरू करने का उद्देश्य क्या था, तो याद रखिएगा सिख धर्म को परिकृष्ट करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। 101 में क्या कहा जा रहा है कि गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों को की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था, तो कौन किया था, तो राजकुमार शुक्ल ने किया था। इसके बारे में आप लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1882 ईस्वी में बिस्मार्क के नेतृत्व में किन 3 देशों के एक त्रिगुट का निर्माण हुआ था, तो किसका हुआ था, तो 102 का राइट आंसर क्या हो जाए, तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली का हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 103 में क्या कहा जा रहा है कि नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था,
ठीक है, तो किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी ने किए थे। कब किए थे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो याद रखिएगा, क्योंकि बात यहाँ बिहार की है, तो बिहार में बिहार लोग को प्रश्न जरूर पूछता है। तो कब किए थे? तो 6 फरवरी 1921 में किए थे। कब किए थे? 6 फरवरी, याद रखिए 6 फरवरी 1921 में किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं, निम्न में से किसके बीच लुसाने की संधि हुई थी? ठीक है, तो लुसाने की संधि जो था किसके बीच हुआ था? तो ये तुर्की और यूनान के बीच में हुआ था। कब अगर पूछ ले कब हुआ था, तो 1923 में हुआ था। ठीक है, लुसाने की संधि तुर्की और यूनान के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1923 में हुआ था। 105 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 105 में कहता है, निम्न में से किसने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था? तो बिस्मार्क को बाजीगर किसने कहा था? आइए, तो बिस्मार्क को बाजीगर किसने कहा था? तो 105 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा विलियम प्रथम ने कहा था। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। निम्न में से किस संधि को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है? तो इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। वर्साय की संधि को हम आरोपित संधि के नाम से जानते हैं। वर्साय की संधि की शुरुआत कब हुआ था? तो याद रखिए 28 जनवरी। ठीक है, 28 जनवरी 1919 में हुआ था। ठीक है, अब किसके साथ? तो ये आपका जर्मनी के साथ में हुआ था। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 107 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 107 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आइए देखते हैं। चलिए 107 में प्रश्न क्या कहता है, देखिए, कहा जा रहा है कि निम्न में से किसे मानववाद का संस्थापक माना जाता है? तो मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये आपका पेट्रोक को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम को सजाना है। तो चलिए इसको थोड़ा सा जूम करके और इसको हम फ्रेश तरीका से आपको बता देते हैं। चलिए तो सजाते हैं। पहला आपका शिमला समझौता। तो शिमला समझौता कब हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक है आपका शिमला समझौता है, अब एक आपका शिमला सम्मेलन है। यहाँ हम समझौता की बात करते हैं, तो शिमला समझौता आपका 2 जुलाई, याद रखिएगा 2 जुलाई 2 जुलाई 1972 को हुआ था। शिमला समझौता आपका 2 जुलाई 1972 को हुआ था। अच्छा, वहीं पे अगर हम बात कर ले भारतीय सोवियत संधि, ये कब हुआ था? तो भारतीय सोवियत संधि आपका 9 अगस्त कब हुआ था? ये आपका 9 अगस्त 1972 को हुआ था। ये भी आपका याद रखिएगा। अच्छा, अगला है आपका फरक्का समझौता। तो फरक्का समझौता कब हुआ था? तो ये आपका 2 दिसंबर। ठीक है, 2 दिसंबर या 12 दिसंबर, थोड़ा सा हम डेट इसका भूल रहे हैं, ऐसे 2 दिसंबर होना चाहिए। चलिए 2 दिसंबर, ठीक है, 1996 में हुआ था। 1996 में किसका? फरक्का समझौता, 2 दिसंबर 1996। एक मिनट, यहाँ पे इसको हम इधर लिख देते हैं। ठीक है, चलिए फरक्का समझौता कब हुआ था? तो ये आपका 2 दिसंबर, ठीक है, 1996 में हुआ था। चलिए अगला है आपका ताशकंद समझौता। तो ये कब हुआ था? तो ताशकंद समझौता जो था ये आपका याद रखिए 10 जनवरी कब हुआ था? तो 10 जनवरी, ठीक है, 1966 में हुआ था। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए, अब इसको आपको सजाना है, तो चलिए सजाते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, पहले कलर को चेंज कर देते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा ताशकंद समझौता। कब? तो ये यहाँ पे 1966 लिखा हुआ, तो सबसे पहले 1966 होगा। इसके बाद क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 1972 है, यहाँ भी 1972 है, लेकिन पॉइंट क्या है, यहाँ पे 9 अगस्त है, यहाँ पे 2 जुलाई की बात कहा जा रहा है। तो इसके बाद कौन हो जाएगा? नहीं सॉरी, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे 71 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 71 होगा। भारत सोवियत संघ की संधि जो था 1971 में हुआ था। यहाँ पे थोड़ा साफ कर देते हैं। आइए अब देखिए, तो ये कब हुआ था? 1971 में हुआ था। ठीक है, तो इसके बाद आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी कि 2 हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। एक बार फिर से आप लोग इसको देख लीजिए फ्रेश तरीका से। शिमला समझौता कहेगा तो शिमला समझौता आपका 2 जुलाई 1972 को हुआ था। ठीक है, शिमला समझौता कब हुआ था? तो 2 जुलाई 1972 को हुआ था। भारत सोवियत संधि कब हुआ था? तो ये आपका 9 अगस्त 1971 को हुआ था। भारत सोवियत संधि 9 अगस्त 1971 को हुआ था। यही फरक्का समझौता, तो ये आपका 2 दिसंबर 1996 को हुआ था। और ताशकंद समझौता की बात करेगा तो 10 जनवरी 1996 को हुआ था। इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए अगला प्रश्न है आपके यहाँ पे कहा जा रहा है कि फ्रांस में पार्लमा नामक संस्था की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 13। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके यहाँ कि भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रवेश की संख्या संरचनात्मक बाधाओं के आधार पर किसने इसे लाइसेंस कोटा
परमिट राज कहा था, ठीक है। तो किसने कहा था, तो सी राजगोपालाचारी ने कहा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज थोड़ा सा लेट हुआ है हिस्ट्री का करवाने में, तो सिस्टम थोड़ा चेंज हुआ है यहाँ पे, इसीलिए हमको थोड़ा सा इधर उधर माइंड भी हो रहा था। खैर टेंशन नहीं लेना है। चलिए, तो ये आप लोग का हिस्ट्री का 40 क्वेश्चन जो था उसको हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं ज्योग्राफी की ओर। आइए, तो यहाँ ज्योग्राफी शुरू करते हैं। उससे पहले कि अगर अभी तक आप हमें वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसे शेयर एक बार जरूर कर दीजिए। फिर हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए, एक बार शेयर कर दीजिए। देखिए, पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 71 में कहता है, क्या ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए विश्व में प्रसिद्ध डेट्राइट शहर किस देश का है, ठीक है। तो किस देश का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 72 में कहता है, किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है। तो किसको पार कर लेने पर, तो 180 डिग्री अक्षांश देशांतर पश्चिम से पूर्व की ओर अगर आप पार करते हैं तो एक दिन आपका जुड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून से निम्नलिखित में से कहाँ वर्षा होती है। तो कहाँ पे वर्षा होती है, तो ये आपका पश्चिमी घाट में होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है कि किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है, ठीक है। तो किस प्रकार के चट्टानों में मिलता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका औषधि में। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि जब अति शीतल वायु की संहिता के ऊपर अति तप्त और आर्द्र वायु उठती है तो निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं घटित होती है। तो कौन सी घटनाएं घटित होती है, तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका तूफान, चक्रवाती तूफान आएगा और गहन वर्षा और ओला गिरेंगे, यानी कि 3 और 4। तो इसके अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या कहा जा रहा है, चलिए। तो 76वां प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सुनामी चेतावनी का एक संकेत है। तो इसमें से कौन सा एक संकेत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र तट से तुरंत वापस गिरने वाला पानी। मतलब समुद्र तट पे जो होता है वो पीछे की ओर पानी जाने लगेगा तो समझ लीजिए आपका सुनामी आने वाला है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 77 नंबर क्या है, आइए देखते हैं। चलिए, यहाँ पे आपको मिलान करना है, ठीक है, कौन सा झील जो है किस राज्य में है, ठीक है। चलिए, तो पहला आप देख सकते हैं यहाँ पे कहा जा रहा है पुलिकट झील। तो पुलिकट झील जो है किस राज्य में है, तो याद रखिए तमिलनाडु, ठीक है। पुलिकट झील किस राज्य में है, तमिलनाडु। चिल्का झील कहाँ है, तो ये आपका उड़ीसा में हो जाएगा। उल्लर झील कहाँ है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। सांभर झील कहाँ हो जाएगा, तो राजस्थान में। तो इस हिसाब से देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के चलते क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है कि भूपरपट्टी में सबसे अधिक किस तत्व की उपस्थिति पाई जाती है। तो किस तत्व की उपस्थिति पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 78 में, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए कि निम्नलिखित में से प्रतिचक्रवात किसे कहते हैं। तो प्रतिचक्रवात किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा एक उच्च वायुदाब का क्षेत्र जिसमें उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा घड़ी की सुई के समक्ष होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है, वायुमंडल की उस परत का नाम बताइए जिसमें मौसम की सभी घटनाएं होती है। तो सभी घटनाएं किसमें होती है, तो ये आपका क्षोभमंडल में होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है। तो कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो याद रखिए 5, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 82 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी सतत विकास शब्द की परिभाषा है। तो सतत विकास शब्द की परिभाषा कौन सा है, तो याद रखिएगा पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ आर्थिक विकास की संतुलित करना, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 83 नंबर कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को परिभाषित करने का मापदंड क्या है, ठीक है। तो मापदंड क्या है, तो ये हो जाएगा आपका गतिविधि। ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आइए देखते हैं। चलिए, 84 नंबर कहता है बुंदेलखंड का पठार निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के भागों को आच्छादित करता है। तो किससे करता है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है नेपाल के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा मिलती है। तो नेपाल के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा मिलती है, तो 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है, देखिए कि तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप में शामिल है। तो तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप में कौन शामिल है, उपभोक्ताओं को सेवाओं का प्रदान। ऑप्शन नंबर आपका
सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 87। इसमें कहा जा रहा है उपजाऊ कृषि भूमि वाले क्षेत्र में प्रायः किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती है। तो किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संघनन घरों के साथ गांव। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि भीड़ भाड़ के कारण शहरी बस्तियों हो सकते हैं। तो क्या हो सकते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें नहीं दिया हुआ था आंसर आप लोग का। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 को चलते हैं। 89 में प्रश्न कहता है कि रॉयल बंगाल टाइगर्स भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाए जाते हैं। तो किस स्थान पर पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सुंदरवन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 90 में क्या कहा जा रहा है, देखिए कि काराकोरम पर्वत श्रृंखलाएं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे देखिए सही पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 में प्रश्न कहता है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनसांख्यिक संक्रमण के चरण से गुजर रहा है जिसमें कम प्रजनन क्षमता और कम मृत्यु दर शामिल है। तो कौन हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पंजाब। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कहता है, यहाँ पे देखिए कौन सुमिलित नहीं है, ये पूछा जा रहा है कौन इसमें सुमिलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं कहाँ जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए डुडमा जलप्रपात ये महानदी पे है, ये क्या सुमिलित है, ये आपका सुमिलित नहीं है। ठीक है, और एक आपका हो जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं चुलिया जलप्रपात लूनी नदी पे, ये भी आपका सुमिलित नहीं है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 और 4 ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे कहा जा रहा है आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 93 शहरी पर्यावरण का निम्नीकरण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन है 94 नंबर प्रश्न कहता है कि ध्रुवीय क्षेत्र किस अक्षांश तक रहने योग्य है। तो किस अक्षांश तक रहने योग्य है, तो 80 डिग्री अक्षांश तक रहने योग्य है। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 95 में क्या कह रहा है कि विश्व में भूमि के कितने भाग पर खेती की जाती है। तो विश्व में भूमि के कितने भाग पर खेती होता है, तो विश्व की बात कर रहा है तो 10% पे होता है। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर कहा जा रहा है कि काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र जिसकी तीसरी इकाई का वाणिज्यिक संचालन दिसंबर 2022 में शुरू हुआ, वह भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है। ठीक है, तो कहाँ पे है, तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा तो गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 की ओर चलते हैं। कहा जा रहा है कि कौन सी भारत में बॉक्साइट की एक महत्वपूर्ण खदान है। तो बॉक्साइट का सबसे महत्वपूर्ण खदान कहाँ पे है, तो याद रखिएगा ये आपका कोरापुट, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कोरापुट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका कि भारत में लो अयस्क खनन के लिए नुआमुंडी और किरुबुरी प्रसिद्ध है, वे निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा आपका झारखंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 99 नंबर कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन पश्चिमी घाट उत्तरी पूर्व की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 99 का, तो ये हो जाएगा आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 100 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है आपका कि दक्षिण अमेरिका महादेश का पेरू देश अन्य किन देशों की सीमा बनाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 क्या कहा जा रहा है, देखिए कि कौन सी फसल सूखा और अन्य चरम मौसम की स्थिति के प्रति अत्यधिक सहिष्णु है। तो 101 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बाजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत में असुरक्षित प्रजाति है। तो भारत में असुरक्षित प्रजाति कौन है, तो एशियाई हाथी, तो बिल्कुल सही है। गंगे डॉल्फिन बिल्कुल सही है। काला हिरन बिल्कुल सही है, यानी कि एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 कहा जा रहा है सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किन राज्यों को कवर करती है। तो याद रखिएगा ये आपका गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 103 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 104 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्या है कहा जा रहा है, आइए देखते हैं। देखिए अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। आइए 104 नंबर प्रश्न कहता है कि किसानों के फायदे के लिए संस्थागत सुधार था। तो कौन सा सुधार था, तो ये हो जाएगा आपका भूमि सुधार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत का एकमात्र उद्योग जो आत्मनिर्भर एवं मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कपड़ा उद्योग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 नंबर क्या कहता है कि भौगोलिक विस्तार के आधार पर वर्ष 1956 ईस्वी में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
का परिषद के द्वारा भारत भू क्षेत्र मृदा को कुल कितने भागों में विभक्त किया गया? तो 106 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 8 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श मानी जाती है? तो ये तो सबको पता है, कपास के लिए कौन सी मिट्टी हो जाएगी? तो 107 का हो जाएगा आपका काली मिट्टी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 108 की ओर चलते हैं। 108 में क्या कहा जा रहा है, देखिए ये वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 108 कहा जा रहा है कुछ टूथपेस्ट पर चमक किस खनिज के से आती है? तो किस खनिज से आता है? तो याद रखिएगा अभ्रक के द्वारा। ठीक है, चलिए 109 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। कहा जा रहा है कि भारत में एक प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाला निगम है और इसके पास पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली 14001 के लिए ISO का प्रमाण पत्र मिला है। तो किसको मिला है? तो NTPC को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि एल्युमिनियम किस कच्चे माल से निकलता है? तो एल्युमिनियम जो है किस कच्चे माल से निकलता है? तो ये आपका बॉक्साइट से निकलता है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग हिस्ट्री और ज्योग्राफी को कवर कर चुके हैं। अब चलते हैं पॉलिटी की ओर। ठीक है, आइए तो जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। चैनल को जो लोग नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से पॉलिटी की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के विस्तार में सहायक नहीं माना जा सकता है? तो कौन सहायक नहीं माना जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विदेशी शासक का आक्रमण। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 112 नंबर क्वेश्चन के चलते थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। चलिए इसमें एक तरफ आपका अनुच्छेद दिया हुआ है और एक तरफ आपका विषय दिया हुआ है, उसको आपको मिलान करना है। ठीक है, चलिए मिलान करते हैं। तो पहला देखिए अनुच्छेद 124। तो अनुच्छेद 124 क्या हो जाएगा? तो ये जो था आपका संघीय न्यायपालिका से संबंधित है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 5 किससे संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 5 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 352 ये किससे संबंधित है? तो ये जो है आपका आकस्मिक प्रावधान के बारे में बताया गया है। ठीक है, अच्छा एक बचा अनुच्छेद 245। तो ये आपका विधियाई शक्तियों का वितरण के बारे में बताया गया है। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 113 नंबर प्रश्न क्यों चलते हैं। आइए और कल से क्या करेंगे ना, देखेंगे अगर हुआ तो इसका PDF जो अभी आप लोग हम बता रहे हैं इस सब के बारे में, इसका PDF आप लोग को हम देना शुरू कर देंगे टेलीग्राम पे। मतलब जो टिक लगा हुआ है इसमें क्या होगा, आप क्विक रिवीजन ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल इसको देख लेते हैं। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 113 क्यों चलते हैं। 113 में क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से सही बयान, यहाँ पे कह रहा कि सही सही बयान कौन सा है? तो कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है। तो बिल्कुल सही है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होते हैं। अगला है कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, श्रीमती श्रीमाव भंडार नायके। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 नंबर। आइए देखते हैं। देखिए बहुत लोगों का नाम था कि सर आप PGT का क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं। तो देखिए PGT का ऐसा कोई बुक मार्केट में नहीं आया है। एक बार फिर से बता दें, PGT का ऐसा कोई बुक ही नहीं है जो मार्केट में आप लोग को हम करवाएं। PGT के लिए उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इसको खत्म करने के बाद आप लोग के लिए एक अलग से हम सेट प्रत्येक दिन भेजते रहेंगे जिसमें आपका 80 नंबर का होगा। ठीक है, उसको आप बनाइएगा और उसके बाद हम उसका शुरू करेंगे, बहुत जल्द करेंगे इसको खत्म करने के बाद। ठीक है, PGT का हिस्ट्री जरूर चलेगा, कोई सब्जेक्ट चले ना चले हिस्ट्री आप लोग का जरूर चलेगा। आइए 115 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि अवज्ञा से होने वाले अहित की तुलना आज्ञा पालन अधिक उपयोगी है। यह कथन किसके चिंतक का है? तो 115 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, व्यथम का। चलिए 116 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। संरचनात्मक हिंसा के रूप है, तो किसका रूप है? तो ये याद रखिएगा, ये परंपरागत जाति व्यवस्था का तो बिल्कुल सही है, प्रतिसत्ता के आधार पर निर्मित समाज का तो बिल्कुल सही है, औपनिवेशिक शासन का तो बिल्कुल सही है। यानी ABC यानी कि कह सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहा जा रहा है 117 नंबर कि राज्य संघ की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी। तो किस उद्देश्य से किया गया था? तो भविष्य में विश्व युद्ध को रोकने के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 118 नंबर क्या कहा जा रहा है। देखिए निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? नीचे दिए कुट को सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो कौन करता है? तो इसका याद रखिएगा, ये आपका लोकसभा का सदस्य करता है और राज्यसभा का सदस्य करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे आपको मिलान करना है। चलिए तो मिलान करते हैं। अनुच्छेद 54, तो अनुच्छेद 54 का संबंध किससे है? तो ये आपका भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, ऑप्शन नंबर आपका ए हो, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 75, इसमें क्या कहा गया है? तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में कहा गया है, ये भी आपका सही है। अनुच्छेद 155, तो इसका सामने सामने हो जाएगा, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है, तो बिल्कुल सही है। अच्छा अनुच्छेद 154, तो ये हो जाएगा आपका
अच्छा एक बचा ना, अनुच्छेद 154 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, कि राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषदों की नियुक्ति करता है, ठीक है। तो इस हिसाब से देख सकते हैं, एक का एक, दो का दो, तीन का तीन, चार का चार, ऑप्शन में ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 120 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आइए देखते हैं। देखिए 120 नंबर प्रश्न है आपका कि सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सही तथ्य है, ठीक है। तो सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार तो 120 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राज्य एक मानवीकृत संस्था है, ऑप्शन नंबर का ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 121 नंबर कि भारत में संघीय शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हुई है। तो किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हुआ, तो 121 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 122 में क्या कहा जा रहा है, राज्यपाल से संबंधित कथनों पर विचार करना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देख लीजिएगा, इसका हो जाएगा एक से अधिक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 123 क्यों चलते हैं, 123 में क्या कहा जा रहा है, देखिए कहा जाए धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव का एक भाग है, ठीक है। तो कौन सा में है, तो इसके बारे में कहा गया है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है। अगर कोई पूछ ले कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1978 में, याद रखिएगा, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, अगला प्रश्न क्या है, 124 नंबर, एक मिनट, चलिए सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, तो किस में बनाए रखा था, तो ये आपका बेरुबारी मुकदमा, ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 125, कहा जा रहा है यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले अपना पद त्याग करना चाहते हैं तो वो अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करेंगे, तो किसे प्रस्तुत करेंगे, तो ये जो है लोकसभा के उपाध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं, अनुच्छेद 20-21 के अतिरिक्त, ठीक है। तो किस अनुच्छेद के तहत, 126 का राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 359 के तहत, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 127 को चलते, 127 में क्या कहा जा रहा है, किसने संपत्ति के श्रम सिद्धांत के पक्ष समर्थन किया था, ठीक है। तो किसने किया था, तो 127 का हो जाएगा आपका जॉन लॉक, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, आइए देखते हैं। चलिए 128 नंबर प्रश्न है आपका स्क्रीन पे, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, तो कौन सा कथन सही है, आइए इसको देखते हैं। कहा जा रहा है कि जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं तब उपराष्ट्रपति का कार्य उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसका नामन वह प्रधानमंत्री के परामर्श पर से करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 129 नंबर प्रश्न को देखते हैं, क्या कहा जा रहा है इसमें। इसमें कहा जा रहा है कि इनमें से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं, तो कौन नहीं होते पूछ रहा है, तो कौन नहीं होते हैं, तो याद रखिए विधान परिषदों के सदस्य नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये तो सबको पता है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो नई दिल्ली में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 131 नंबर क्या कहा रहा है कि पंचायती राज की त्रिसोपन प्रणाली का प्राथमिक भाग क्या है, तो प्राथमिक भाग क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ग्राम पंचायत, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 132 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, अगर भारत के राष्ट्रपति का चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को कहाँ सौंपा जा सकता है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो जाता है उसको कहाँ सौंपा जाएगा, तो देखिए वहाँ उसको भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए कि फॉर एक्सेस ऑन लिबर्टी पुस्तक निम्न में से किसकी रचना है, तो ये किसकी रचना है, तो 133 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका आई बर्लिन का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका राजनीतिक विज्ञान की सबसे बड़ी सेवा यह होगी कि संप्रभुता की अवधारणा को समाप्त कर दिया जाए, और यह कथन निम्न में से किस विद्वान की है, तो किस विद्वान की है, तो 134 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका लॉस्की, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 135 नंबर, कहा जा रहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया में किस धर्म का व्यापक रूप से पालन किया जाता है, तो किस धर्म का किया जाता है, तो 135 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे याद रखिएगा इसमें नहीं दिया हुआ है ईसाई धर्म का, ठीक है, सॉरी इस्लाम धर्म का, इस्लाम धर्म का, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 136 क्या कहता है, आइए देखिए निम्नलिखित में से देशों में से किस देश ने अप्रसार संधि का हस्ताक्षर नहीं किया था, तो कौन सा देश था जो नहीं किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 137 क्या कहा जा रहा है, आइए देखते हैं।
चलिए 137वां प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे कहा जा रहा है स्टम टैरिफ क्या है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए 138 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 138वां प्रश्न क्या है कि आपसी व्यापार को बढ़ावा देने और बनाए रखने और देशों के बीच आर्थिक सहयोग विकसित करने के लिए निर्देशित एक स्वायत्त वाणिज्यिक नीति उपकरण को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो याद रखिए मूल इसका हो जाएगा राइट आंसर मूल का प्रमाण पत्र, ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 नंबर क्या कहा जा रहा है, आइए देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने यह विचार व्यक्त किया कि यदि न्याय व्यवस्था ना हो तो राज लुटेरों की टोली बन जाएगा। ये किसने कहा था, तो ये ऑर्कस्टाइन ने कहा था, ऑप्शन नंबर का ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 140 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। क्या कहा जा रहा है, इनमें से किसने कहा कि प्रत्येक राज्य अपने अधिकार से जाना जाता है जो वह बनाए रखता है, ठीक है। तो 140 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका लास्की ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला प्रश्न है किसने कहा कि जो कोई हिंद महासागर को नियंत्रित करता है वह एशिया पर हावी होता है। 21वीं सदी में दुनिया की नियमित का फैसला पानी सागर पर होगा। ये किसने कहा था, 141 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका अल्फ्रेड महान ने क्या था, ऑप्शन नंबर का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ब्रिटिश साम्राज्य के तहत हिंद महासागर को कौन सा नाम नहीं दिया गया, तो कौन सा नाम नहीं दिया गया पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे नहीं दिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका त्रिकोणीय आकार का है, मतलब हिंद महासागर की अगर हम बात कर ले कैसा है, तो ये त्रिकोणीय आकार का है, याद रखिएगा। चलिए 143 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। इनमें से किसने विचारधारा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था, तो सबसे पहले किसने किया था, तो डेस्ट्रू डी ट्रेसी ने किया था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से किसने राज्य की उत्पत्ति की सामाजिक संविदा सिद्धांत की आलोचना घटिया इतिहास, घटिया दर्शन और घटिया विधि कहकर किया था, ठीक है। तो किसने किया था, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 144 का, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा सर हेनरी मेन ने कहा था। इसको द मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई में रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए 145 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 145 में क्या कहा जा रहा है कि भारत की विदेश नीति मुख्य रूप से किस सिद्धांत द्वारा निर्देशित किया गया था, तो किस, तो ये हो जाएगा आपका सामरिक स्वायत्तता, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 146 को चलते हैं। 146 में क्या कहा जा रहा है, देखिए 146 में आपका कि निम्नलिखित में से, ठीक है, कौन भारत की लुक ईस्ट नीति का प्राथमिक उद्देश्य है, तो कौन हो जाएगा, तो ये पूर्वी एशिया देशों के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करना हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 147 को चलते हैं। 147 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि कौन सा अनुच्छेद राज्य को किसी भी नागरिक के विरुद्ध सिर्फ धर्म, नस्ल और जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है, तो कौन रोकता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 147 का, अनुच्छेद 15 रोकता है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति शासन प्रणाली का उदाहरण है, तो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर ये किसका था, तो ये मैक्सिको ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 149 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। संविधान का परिचय जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। इसका लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग हमारा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो लोग पॉलिटी का वीडियो देख रहे हैं, इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 150 का आप लोग को बताना, हम पढ़ के बता देते हैं। प्राथमिक वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण ही न्याय का अर्थ है, यह कथन निम्न से किस विद्वान का था, तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स। आइए इकोनॉमिक्स क्यों चलते हैं, तो जो लोग इकोनॉमिक्स के हैं तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्या कहा जा रहा है। भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है, तो भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है, कैसे मापा जाता है, तो थोक मूल्य सूचांक के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है, तो कौन नहीं है, तो यहाँ पे सामाजिक असमानता ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है किन्स ने अपने रोजगार सिद्धांत का प्रतिपादन किया अपनी पुस्तक किसमें, तो किसमें किया था, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 क्यों चलते हैं। 114 प्रश्न क्या कहता है, आइए देखते हैं। 114 प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। इसमें कहा जा रहा है कि बिहार में किस प्रकार की बेरोजगारी अधिक उम्र है, ठीक है, उग्र है, तो कौन सा है, तो 114 का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा अदृश्य बेरोजगारी, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निर्धारता की माप मुख्यतः किस आधार पर की जाती है, तो किस आधार पर किया जाता है, तो याद रखिएगा आय पे भी किया जाता है, उपभोग पे भी होता है, जीवन स्तर पे भी होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 क्या कहता है कि भारतीय कृषि में
कम उपज के कारण है। तो भारतीय कृषि में कम उपज के कारण क्या है, तो प्राकृतिक भी है, बात तो सही है, संस्थागत भी है और यहाँ पे तकनीकी भी है, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 117 कि केंद्र सरकार और गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, तो ये हो जाएगा आपका ब्याज भुगतान पर होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 118 नंबर क्वेश्चन के चलते 118 नंबर क्या कहा जा रहा है कि सकल राष्ट्रीय जीएनपी तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी के बीच अंतर किसके बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है, तो पूंजी मूल्यह्रास के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेसम का नियम, तो ग्रेसम का नियम क्या है ये पूछा जा रहा है यहाँ पे, आपको याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 120 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 120 में क्या कहता है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी। तो क्या थी इसकी स्थिति, तो याद रखिए इसकी स्थिति आपका क्या था, तो अत्यंत कमजोर एवं विकास अवरुद्ध अर्थव्यवस्था था, ऑप्शन नंबर बी सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय कृषि में कम उपज के कारण है। अब देखिए भारतीय कृषि कम, फिर वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है, तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 का आता है कि वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो कौन सत्य नहीं है पूछा जा रहा, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक होता है, ये सत्य नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 123 की चलते हैं। 123 में प्रश्न क्या कहता है, आइए देखते हैं। 123 में प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है आपका कि अर्थशास्त्र में बाजार शब्द से बोध होता है। तो किसका बोध होता है, तो ये आपका वस्तु विषय के क्रेता विक्रेता के निकट संपर्क होने तथा मूल्य में समानता की प्रवृत्ति पाए जाने का होता है, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है। तो ये इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो ये NH44 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कर्मचारियों की महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है। तो इसका आधार क्या है, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 का आता है कि कौन सा कथन असामान्य ऋण के लिए सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो याद रखिएगा इसकी ब्याज दर जो है उसकी असल ऋण कीमत से ज़्यादा होती है, ये आपका सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 127 को चलते हैं। दीर्घकालीन सामान्य मूल्य के निर्धारण पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो किसका प्रभाव पड़ता है, तो ये आपका सीमांत उपयोगिता पर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस एक समिति ने उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की संतुष्टि करता है। तो 128 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आबादी हुसैन समिति, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 129 नंबर क्वेश्चन को चलते, कहा जा रहा है जनगणना 2011 के अनुसार पटना की कुल जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्रभावी हुआ था, तो कब हुआ था, तो याद रखिए यहाँ पे आपका नहीं दिया हुआ। ठीक है, याद रखिए यहाँ पे आपका 2002 में इसको प्रभावी हुआ था। ठीक है, यहाँ पे याद रखिए आंसर 2002 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 131, क्या कहा जा रहा है, नरेगा का पूर्ण रूप नाम क्या है, तो याद रखिए नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ऑप्शन नंबर आपका 131 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका ट्राइसेम। ठीक है, एक कार्यक्रम है, तो कैसा कार्यक्रम है, तो ये आपका ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 133 कुछ 133 में प्रश्न क्या कहता है, आइए देखते हैं। चलिए 133 में प्रश्न है जो आपको मिलान करना है। चलिए तो इसको देखते हैं, इसका मिलान करना है। मार्शल, तो मार्शल क्या हो जाएगा, तो ये आपका अर्थशास्त्र के हो जाएंगे। रोबिन्स के हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा समिति का अर्थशास्त्र हो जाएगा। ये एक तरफ आपका पुस्तक है, एक तरफ आपका व्यक्ति का नाम है। इसके बाद आपका एडम स्मिथ, तो आपको पता हो एडम स्मिथ पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हो जाएगा वेल्थ ऑफ नेशंस हो जाएगा। जेके मेहता, तो जेके मेहता, हाँ ठीक है। चलिए अगला है आपका जेके मेहता, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 5 में आ जाएगा, आवश्यकता विहीनता हो जाएगा। ठीक है, अब एक है सैमुअल्सन, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 में चला जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये हिसाब से आप इसको देख सकते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के चलते क्वेश्चन नंबर 134, क्या कहा जा रहा है, देखिए जा रहा है कि पहली राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। ठीक है, तो कब किया गया था, तो याद रखिए वर्ष 1949 में किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 135 कहता है कि अर्थशास्त्र कला एवं विज्ञान के रूप में एक दूसरे का पूरक है, ये किसने कहा है। ठीक है, तो किसने कहा था, कोसा ने कहा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कीमत लोच का गणना हेतु सूत्र का चुनाव है, तो ये 136 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 137 को चलते हैं। 137 में प्रश्न देख लीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम डायरेक्ट आंसर को चलते हैं। 137 का राइट आंसर हो जाएगा मार्शल। ठीक है, चलिए 138 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 138 नंबर क्या है, देखिए उपभोग न केवल आर्थिक क्रियाओं का प्रारंभ बिंदु है बल्कि अंतिम बिंदु है। इस प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का सही क्रम क्या है? तो 138 का राइट आंसर हो जाएगा, तो ए ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, उपभोग की बचत की धारणा किस नियम पर आधारित है? तो किस नियम पर आधारित है? तो सीमांत की दृष्टिकोण हास्य नियम पे। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 140 क्या कहता है कि उत्पत्ति की न्याय साधनों की इकाई की स्थिर रख किसी एक का साधन की इकाई की मात्रा में वृद्धि किया जाए तो एक सीमा का पश्चात उस इकाई से प्राप्त होने वाली उपज घटने लगेगी। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? ठीक है, तो ये परिभाषा किसके द्वारा दिया गया था? तो यहाँ पे आंसर आपका देखिए, यहाँ पे आपका नहीं दिया हुआ। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 141 को चलते हैं कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राज्य में लैंगिक समानताओं से संबंधित है? तो कौन सी परियोजना संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना, बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह, तो ये भी सही है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 142, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार था, तो क्या आधार था? तो ये हो जाएगा आपका हेराल्ड डोमर मॉडल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आर.एन. मल्होत्रा कमेटी के संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बीमा क्षेत्र से। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है, तो 144 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका वित्त मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है? तो किसके निर्यात से कमाता है? तो इसका हो जाएगा आपका कपड़ा के निर्यात से कमाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 146 को चलते हैं। कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तो कौन नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा तिलहन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? तो नीति आयोग अस्तित्व में कब आया था? तो 1 जनवरी 2015 में आया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। कहा जा रहा है कि कौन सा तरीका नहीं है जिसमें वैश्वीकरण ने भारत में कृषि को प्रभावित किया था? तो कौन सा तरीका नहीं है पूछ रहा है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए 149 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। कहा जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो कब पारित किया गया था? तो 1986 में किया गया था। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में 1 रुपये के सिक्के और नोट तथा सहायक सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको लोगों को बताना। अगर आप इकोनॉमिक्स को देख रहे हैं तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा 150 का। ठीक है, लेकिन लिख के दीजिएगा, डायरेक्ट मत बोलिएगा कि 150 का ए होगा कि बी होगा। इकोनॉमिक्स क्वेश्चन नंबर 150 का आंसर तब आप लोग लिख के दीजिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग अभी तक जो था आप लोग को यहाँ से दिखा दें, तो अभी तक हम लोग किसको हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस जो भी था सारा जो हम लोग इसमें कवर कर चुके हैं। और अभी तक अगर आप हमारा सेट 1 से लेकर अगर 6 की बात कर लें तो सेट 1 से लेकर 5 तक अभी तक नहीं देखे हैं तो जाइए हमारा यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे 1 से लेकर 6 तक का जो होगा वो आप हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, आइए आपको दिखा दें। तो ये हम लोग का आज जो है हम लोग सेट नंबर 6 को ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग कल जो होगा सेट नंबर 7 की ओर चलेंगे। तो जो लोग ऐसे हैं जो अभी नए जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। अब पीडीएफ के लिए, तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। सारा पीडीएफ आप लोग को हमारा टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।